नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। ईरान और इजराइल के युद्ध में इस बार भारत के सामने भी कुछ चुनौतियां आने की आशंका दिखाई दे रही है। उसका मुख्य कारण ये है कि ईरान की युद्ध नीति इस बार बदली हुई दिखाई दे रही है। ये युद्ध इस बार ईरान और इजराइल के बीच नहीं है, बल्कि ये युद्ध खुले तौर पर ईरान और अमेरिका के बीच होता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान ने उन सभी ठिकानों पर हमला करना शुरू किया है जहां अमेरिकी सेना मौजूद है, और गल्फ यानी खाड़ी के देश या जिन्हें हम अरब देश कहते हैं, उनके बहुत सारे देशों में अमेरिका के ठिकाने, सैनिक ठिकाने मौजूद हैं और उस पर हमला ईरान लगातार कर रहा है। इजराइल वहाँ से दूर है, लेकिन ईरान से ये सारे ठिकाने जो हैं बहुत करीब हैं, और इस बार इसी के चलते युद्ध की पूरी रणनीति बदली हुई दिखाई दे रही है। अब तक जो खबरें आई हैं उसके हिसाब से यूएई में दुबई और अबू धाबी में हमला हो चुका है। उसके बाद आपको ध्यान दिला दूं कि दुबई एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके अलावा कुवैत, बहरीन, कतर, दोहा, सऊदी अरब और ओमान, ये जो देश है, इन सब के अमेरिकी बेस पर हमला किया ईरान ने। लेकिन हमले से कई जगहों पर जो नागरिक इलाके हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। कुछ ड्रोन या मिसाइल जो है उस तरफ भी गिरे हैं, और इन देशों में अपना बड़ा ठिकाना होते हुए भी अमेरिका ईरान के ड्रोन और मिसाइल्स को पूरी तरह से रोकने में सक्षम नहीं है। और अब जो ईरान संकेत दे रहा है वो संकेत ये है कि ये देश उसके निशाने बनते रहेंगे। उसके दो कारण हैं बहुत साफ साफ। एक कारण तो ये है कि अमेरिकी ठिकाने वहाँ मौजूद है जहाँ से कि ईरान पर हमला हो रहा था या हमला होने की आशंका थी। दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि ईरान इन सभी देशों पर दबाव बनाना चाहता है कि अमेरिका जल्दी से जल्दी युद्ध को ख़त्म कर दे। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और जब ये खाड़ी के देश या अरब देशों पर जो अटैक हो रहा है, उसके चलते दो तीन नतीजे बहुत साफ हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इन देशों का अपना टूरिज़्म बिजनेस लगभग ठप हो गया है। कुवैत जैसे देश, दुबई, ये जो है काफ़ी हद तक टूरिज़्म पर निर्भर थे। इसके बाद जो इनकी दूसरी चीज़ है वो ये है, खबरें आने लगी हैं कि यहाँ जो तेल और गैस निकालने का काम चल रहा था उस पर भी संकट आ रहा है या कई जगहों पर आ गया है, और इसलिए उत्पादन कम होने की आशंका जताई जा रही है। कई इस तरह की खबरें आई है कि इन देशों में जो LNG जिसको कहते हैं, लिक्विड नेचुरल गैस, और उसके साथ साथ जो क्रूड ऑयल जिसे कहते हैं, जिससे कि पेट्रोल और डीजल बनता है, उस पे भी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। तो इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। देखिए, खाड़ी के देश या अरब देश जो हैं इस समय, उनकी इकोनॉमी मुख्य रूप से तीन चीज़ों पर निर्भर करती है। पहली चीज़ तो जाहिर सी बात है कि तेल, कच्चा तेल या क्रूड ऑयल, जिससे डीजल और पेट्रोल बनता है, जो इनका मुख्य उत्पादन है और जिससे मुख्य आमदनी होती है। उसके बाद इन देशों में टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा है। सऊदी अरब में तो मक्का और मदीना के होने के कारण बड़ी संख्या में लगातार लोग आते जाते रहते हैं मक्का जाने के लिए, तो उसके चलते आते रहे हैं। दुबई आप जानते ही हैं कि टूरिस्ट स्थल है, और पिछले 20-25 सालों में दुबई को वहाँ के शासकों ने जो है वो एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर डेवलप करने की कोशिश की थी। वहाँ समुद्र है और बहुत सारी दूसरी सुविधाएं थी जो टूरिस्टों को आकर्षित कर रही थी। उसी तरह से उसके साथ लगे हुए जो दूसरे देश हैं वहाँ भी इसी तरह की टूरिस्ट मौजूदगी थी। और तीसरा जो है उनका कि जैसे भारत में
बहुत सारे डेटा सेंटर्स हैं, वहाँ भी उन देशों में भी खुल रहे थे और डेटा का काम उन देशों में भी हो रहा था जिसमें दुनिया भर के लोग जाकर काम कर रहे थे। अब हवाई सेवाएं पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं, तो आना जाना बंद हो गया। उसके बाद ईरान ने जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य है, जो एक छोटा सा सकरा समुद्री रास्ता है, उसको भी बंद करने की घोषणा कर दी है और वहाँ से बहुत कम जहाज़ों को निकलने दिया जा रहा है। और ये जो गल्फ़ के देश हैं, इनका जो तेल का व्यापार है, कच्चा तेल का जो निर्यात है, वो ज़्यादातर इसी हिस्से से हो करके होता है। करीब 60% यहीं से हो करके गुज़रता है। तो जाहिर सी बात है कि दुनिया के जिन देशों में भी तेल, कच्चे तेल की आपूर्ति या डीजल पेट्रोल की आपूर्ति जो है वो इन देशों से हो रही थी, वो प्रभावित होगा। अब इसमें अगर हम देखें तो भारत पर 3 चीज़ों पर प्रभाव जो है वो साफ साफ दिखाई देता है। एक तो गैस, जिसका आयात जो है काफ़ी बड़े मात्रा में इन्हीं देशों से होता है। दूसरा कच्चा तेल, पेट्रोल डीजल के लिए वो, और तीसरा यूरिया बनाने के लिए भी एक खास तरह के कच्चे तेल का ही इस्तेमाल किया जाता है, जो खाद के रूप में किसान उपयोग करते हैं। उसका उत्पादन भी, उस पर भी असर पड़ सकता है। अगर आप देखें तो जो हमारा LNG है, यानी जो लिक्विड नेचुरल गैस है, उसका करीब 40% भारत का जो 40% आयात है वो कतर से हो रहा है। उसके बाद UAE है और ओमान है, इन सभी देशों से होता है। ये सभी जो है ये रास्ते बंद हो रहे हैं। तेल का आयात जो है हमारा इराक से है 16-17%, सऊदी अरब से है 17-18%, UAE से 10-11%, कुवैत से करीब 6-7%। इस तरह से करीब इस समय अगर पिछले 1-2 महीनों का आंकड़ा देखें तो करीब 55% जो कच्चा तेल है उसका आयात ये खाड़ी के देशों से या गल्फ़ के देशों से हो रहा था। इसके पहले भारत में तेल का आयात रूस से बहुत ज़्यादा बढ़ा था, क्योंकि रूस भारत को कम कीमत में कच्चा तेल दे रहा था। लेकिन अमेरिकी दबाव के बाद भारत ने रूस से कच्चा तेल आयात कम कर दिया और जाहिर सी बात है कि सबसे नज़दीक होने के कारण जो खाड़ी के देश है वहाँ से तेल का आयात जो है वो बढ़ाया गया। अब स्थिति ये आ गई है कि ये रास्ता भी बंद है और वहाँ उत्पादन भी कम होने की सूचनाएं आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में ये तय है कि आने वाले दिनों में भारत पर इसका असर कुछ न कुछ पड़ेगा। एक तो ये कि तेल महंगा हो सकता है, क्योंकि रूस से अगर तेल नहीं लेगा भारत, अमेरिका से भी आयात करता है, दुनिया के और भी देशों से आयात करता है, वहाँ से मंगाएंगे तो रास्ता बहुत लंबा होगा और आयात पे खर्च जो है वो बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि पिछले कई महीनों से जो तेल की कीमतें भारत में स्थिर हैं वो फिर से एक बार बढ़ सकती हैं। तेल की कीमतों में बढ़ने के संकेत जो हैं वो ऑलरेडी मिलने लगे हैं और जाहिर सी बात है कि आगे के लिए जो सौदा होगा उसमें बड़ी कीमतों पर होगा। तो एक तो कीमतें बढ़ने की बात है, उत्पादन कम होने की बात है और उसको भारत तक लाने के लिए जो रास्ता है वो भी बंद है। तो ऐसी स्थिति में भारत के सामने ये बड़ा संकट होगा। भारत के सामने कोई तेल का संकट नहीं होगा, लेकिन कीमतें बढ़ सकती हैं, गैस की कीमत भी बढ़ सकती है और यूरिया तो वैसे ही हमारा उत्पादन बहुत कम है और वैसी स्थिति में खाद की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, प्लस उसकी उपलब्धता और कम हो सकती है। आपको पता ही है कि हर साल किसान जो है वो जगह जगह शोर मचाते हैं कि यूरिया की आपूर्ति जो है उतनी नहीं है जितनी उनकी ज़रूरत है। तो जब उनकी ज़रूरत की आपूर्ति अभी नहीं हो रही थी, तो जब जहाँ से हम इसके लिए कच्चा माल मंगा रहे थे वहाँ से कच्चा माल आना बंद हो जाएगा तो क्या स्थिति होगी। अब जो ये युद्ध है, पहले अमेरिका को अनुमान था, ऐसा कई विशेषज्ञों का कहना है कि ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि वो मानते थे कि आयतुल्ला खामेनेई और उनके
कुछ प्रमुख साथियों को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो युद्ध ख़त्म हो जाएगा और ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अभी उसकी कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही है। 2 दिन पहले अयतुल्ला खामेनेई की मृत्यु की खबर आ चुकी है और उसके बाद उन्होंने 3 लोगों की अपनी एक काउंसिल बना ली है। आगे की प्रक्रिया चल रही है और युद्ध में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। वहाँ के विदेश मंत्री का बयान भी आ गया है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये भी कहना है कि ईरान ने बहुत पहले यानी 1990 में ही ये बता दिया था कि उसका परमाणु हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अमेरिका ने उसको स्वीकार नहीं किया। एक समझौता चल भी रहा था, 2015 में अमेरिका उससे बाहर निकल गया। तो इस सब को देखते हुए ये लग रहा है कि ये युद्ध लंबा चलेगा। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये कह चुके हैं कि ये युद्ध 4-5 हफ्तों तक चल सकता है। जाहिर सी बात है कि 4-5 हफ्ते जो हैं कम नहीं होते हैं, खासकर इसलिए कि दुनिया में ऊर्जा के लिए बहुत सारे देश, भारत सहित बहुत सारे देश जो हैं वो इन्हीं क्षेत्रों पर निर्भर हैं। चीन के लिए जो कच्चे तेल का आयात है यहीं से ज़्यादा होता है, जापान के लिए ज़्यादा होता है। बहुत सारे देश जिनको कि बड़े पैमाने पर तेल इन्हीं देशों से और उसी हॉर्मुज जल डमरू मध्य से होकर के होता है। तो इन पर असर पड़ेगा, कीमतें बढ़ सकती हैं, आपको भी तैयार रहना पड़ेगा। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आपको पता ही है कि युद्ध शुरू होने के 2 दिन पहले वो इजराइल भी गए थे, वहाँ नेतन्याहू से उनकी बातचीत हुई थी। आज भी प्रधानमंत्री ने बातचीत की है, लेकिन तेल के इस संकट को कैसे वो रोकेंगे ये कहना मुश्किल है। तेल का संकट इस संदर्भ में नहीं होगा कि तेल की कोई कमी होगी भारत में। बहुत सारे देश हैं जहाँ से तेल आ जाएगा और भारत के पास अपना भंडार भी बहुत बड़ा है और 1-2 महीने चलाने में कोई भारत को मुश्किल नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ा संकट ये होगा कि कीमतें बढ़ सकती हैं और ये जो है आम जनता को निश्चित तौर पर प्रभावित करेगी। अब ये जो सारा युद्ध चल रहा है, जो पूरा मामला है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में आइए और हमें बताइए कि आपकी क्या राय है। इस युद्ध को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए, और रोकना चाहिए तो उसका रास्ता क्या होगा। एक अनुरोध और है कि आप हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर संभव हो तो सत्य हिंदी के सदस्य बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता के लिए हमारे वेबसाइट पर जाइए, वहाँ आपको एक बटन मिलेगा, उसको अगर आप दबाएंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सत्य हिंदी जो है निष्पक्ष पत्रकारिता को बढ़ावा देता है और निर्भीक पत्रकारिता के साथ चलता है। इस काम में आपकी मदद बहुत ही आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.